आदिवासियों को पारंपरिक हथियार तीर धनुष की जगह बंदूक पकड़वाया। नाबालिग बच्चों के कंधों पर बंदूकें लादी। 5वीं तक पास आदिवासियों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया। यहीं से शुरू होता है वह खूनी खेल जिसमें छत्तीसगढ़ सालों तक जलता रहा। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ियों में जहां आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ जीते आए थे, वहां एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने लोकतंत्र की नींव हिला दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में एक ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसने भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा कर दिया और जल्दी यह अभियान हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकार हनन का प्रतीक बन गया। सरकार ने 2005 में आदिवासियों के हाथों में बंदूक थमाकर उन्हें नक्सलियों के सामने खड़ा कर दिया था। इसे सलवा जुडूम के नाम से जाना गया। गौंड भाषा में इसका मतलब शांति यात्रा होती है, लेकिन सरकार द्वारा शुरू किया गया यह असंवैधानिक कृत्य जल्द ही रक्त रंजित हो गया। 2005 से 2011 तक चले इस अभियान में हजारों आदिवासी मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और कई दर्जन गांव जला दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2011 में असंवैधानिक घोषित कर बैन कर दिया, लेकिन इसकी छाया आज भी बस्तर के जंगलों में मंडरा रही है। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने जमकर खून बहाया था। आज भी यही खेल जारी है। आज 2025 में नक्सल कमांडर हिडमा जैसे नाम एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं और जंगलों की बेतहाशा कटाई और आदिवासियों का विस्थापन आज भी जारी है। सवाल यह है कि क्या यह सलवा जुडूम 2.0 का रूप है? क्या सरकार अपने प्रिय मित्रों और खनन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को निशाना बना रही है? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार द्वारा शुरू किया गया सलवा जुडूम अराजकता का पर्याय बन गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि सरकार ने इसमें कैसी भूमिका निभाई और आदिवासियों पर इसका कितना बुरा असर पड़ा। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में आदिवासी सिर्फ मोहरे हैं? ऐसे सवाल आज भी हर आदिवासी के दिलो दिमाग में चल रहा है। क्या सरकार अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है या सच में सरकार उन्हें नक्सलवाद के चंगुल से निकालकर मुख्य धारा में लाना चाहती है? हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले सलवा जुडूम को समझते हैं। दरअसल सलवा जुडूम की औपचारिक शुरुआत 4 जून 2005 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र में हुई। एक विशाल जनसभा के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी और विभिन्न दलों के नेता शामिल थे। इस आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने की थी। भले ही जून 2005 में सलवा जुडूम की शुरुआत हुई, लेकिन इसकी जड़ें उस इलाके में हुई कई पहली घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के करकेली गांव के कुछ युवकों को नक्सली जबरदस्ती उठा कर ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए गांव में एक बैठक हुई और वाचम एवगा मिच्चा हुंगा समेत कुछ युवकों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। इस बैठक के दूसरे दिन जब नक्सली करकेली गांव पहुंचे तो स्थानीय युवकों ने उन्हें पकड़ लिया। इस घटना से नाराज होकर मई 2005 में नक्सलियों ने गांव के 7 युवकों को जबरन उठाया और उनकी हत्या कर दी। इस नक्सल घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फिर से बैठक की, नक्सलियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया। यहीं से सलवा जुडूम की नींव पड़ी थी। दोस्तों, उस समय राज्य में भाजपा के रमन सिंह की सरकार थी और नक्सलवाद खत्म करने में कांग्रेस पार्टी भी राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिख रही थी। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार को तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार से भी पूरा समर्थन मिल रहा था। महेंद्र कर्मा ने इसे 1991 में शुरू हुए जन जागरण अभियान की निरंतरता बताया, लेकिन वास्तव में यह राज्य प्रायोजित मिलिशिया था। महेंद्र कर्मा के निकट सहयोगी मधुकर राव के अनुसार नक्सलियों द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ सलवा जुडूम की पहली बैठक कुटरू से 20 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी के किनारे बसे करकेली गांव में हुई थी। यह क्यों शुरू हुआ? अगर सतही स्तर पर इसका जवाब ढूंढे तो यह स्पष्ट रूप से नक्सली हिंसा के खिलाफ था। 1990 के दशक से छत्तीसगढ़ में माओवादी नक्सलवाद ने जड़ें जमा ली थी। नक्सली आदिवासियों से क्रांति के नाम पर लेवी वसूलते, विरोधियों को मारते और विकास परियोजनाओं को बाधित करते। आदिवासियों के कई गांवों को नक्सलियों ने अपने नियंत्रण में ले रखा था। नक्सली उन आदिवासियों को मुख्य धारा से जुड़ने तक नहीं देते थे। इसी कड़ी में नक्सलियों ने हिंसा और उत्पात मचाया, जिसके फलस्वरूप सलवा जुडूम का गठन हुआ। काफी बड़ी संख्या में 18 वर्ष से ऊपर के आदिवासियों की इसमें भर्ती हुई
उन्हें आधुनिक हथियार दिए गए। राज्य सरकार की ओर से इस आंदोलन से जुड़ने वाले ग्रामीणों को नक्सलियों से लड़ने के लिए हथियारों और रसद के साथ साथ अन्य जरूरी चीजें भी मुहैया कराई गई थी। दोस्तों, शुरू में सरकार ने इसे आदिवासियों की आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया, लेकिन धीरे धीरे चीजें खुली और सरकार का असली चेहरा निकलकर सामने आ गया। बीजापुर के कुटरू क्षेत्र के एक छोटे से अभियान के साथ शुरू हुए सलवा जुडूम आंदोलन ने देखते ही देखते विशाल रूप ले लिया। बड़ी संख्या में आदिवासी इस अभियान से जुड़ गए, जिन्हें बाद में विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ का दर्जा भी दिया गया था। आधिकारिक रूप से सलवा जुडूम का उद्देश्य शांति स्थापित करना था। सरकार के समर्थन से सलवा जुडूम से जुड़े आदिवासियों ने नक्सल समर्थकों से आत्मसमर्पण करवाया, उनकी रैलियां निकाली और विरोधियों के घर तक जला दिए गए थे। शांति के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा। सलवा जुडूम का सबसे विवादास्पद पहलू आदिवासियों को हथियार देना था। शुरू में कुल्हाड़ी, तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियार दिए गए, लेकिन बाद में उन्हें आधुनिक हथियार, राइफलें, पिस्टल, गोला बारूद मुहैया करा दिया गया। इन्हें विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ का दर्जा दे दिया गया और 3,000 रुपए सैलरी दी गई। इस सैलरी का लगभग 80% हिस्सा तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दिया जाता था। सरकार का तर्क था कि आदिवासी भाषा भूगोल जानते हैं, इसलिए गाइड, जासूस और लड़ाकू बन सकते हैं। सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि सलवा जुडूम में भर्ती किए गए ज्यादातर युवा 18 वर्ष से ऊपर के थे, लेकिन तमाम रिपोर्ट से दावा करती है कि सलवा जुडूम में भर्ती हुए तमाम बच्चे नाबालिग थे। एनएचआरसी के मुताबिक सलवा जुडूम आंदोलन में सशस्त्र बलों में नाबालिग बच्चों को जबरन भर्ती किया गया। फैक्ट फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एडवोकेसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार सलवा जुडूम द्वारा 12,000 से अधिक नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, दांतेवाड़ा के दक्षिणी जिले के सलवा जुडूम पर 12,000 से अधिक नाबालिगों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दांतेवाड़ा में 4200 एसपीओज में से ज्यादातर बच्चे ही थे। कथित तौर पर शांति के उद्देश्य से शुरू हुआ यह आंदोलन आत्मरक्षा नहीं बल्कि मौत का जाल साबित हुआ। वो युवा जिन्हें नक्सलियों से लड़ने की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उनको खतरनाक जंगलों में उतार दिया गया। नक्सलियों ने इन्हें निशाना बनाया और सलवा जुडूम सदस्यों ने भी निर्दोष आदिवासियों पर जमकर अत्याचार किए। आदिवासियों को हथियार देकर सरकार ने उन्हें दोनों पक्षों के बीच मोहरा बना दिया। नक्सली उन्हें गद्दार कह के मारते और सलवा जुडूम वाले अपने ही समुदाय पर हमला करते थे। सलवा जुडूम से अनगिनत परेशानियां हुई, हिंसा बढ़ी। नक्सली और एसपीओज के बीच संघर्ष में गांव के गांव जला दिए गए, महिलाओं का बलात्कार हुआ, लोगों की हत्या हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 से 2011 के बीच बस्तर के 644 गांव खाली हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55,000 आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन कई रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा। तमाम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाकर बस गए। वहीं तमाम लोग राहत शिविर की ओर भागे, लेकिन वहां भी भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। दोस्तों, सलवा जुडूम पर पहली बार 2007 में सवाल उठे, जब समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और पूर्व आईएएस अधिकारी ES शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इन याचिकाकर्ताओं ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह नागरिकों एवं लड़ाकों के बीच की रेखा को धुंधला करता है, अप्रशिक्षित युवाओं को हिंसक प्रतिशोध के लिए उजागर करता है और समुदायों को विस्थापित करता है। साथ ही सलवा जुडूम में एसपीओज की भर्ती और राज्य सरकार द्वारा मिलिशिया चलाने को असंवैधानिक बताया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में राज्य सरकार को सलवा जुडूम को कथित रूप से समर्थन देने और प्रोत्साहित करने से रोकने का आदेश दे दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंदर खाने चीजें चलती रहीं और इन्हें सरकारी समर्थन लगातार मिलता रहा। बावजूद इसके 2008 तक सलवा जुडूम अपनी गति खो चुका था। शिविरों की आबादी 50,000 से घटकर 13,000 हो गई थी। इस आंदोलन में आदिवासियों का सहयोग घटा था, क्योंकि ज्यादातर निर्दोष लोगों की मौतें हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा गया कि एसपीओज की भर्ती स्वैच्छिक थी, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और चरित्र सत्यापन अनिवार्य था। सरकार ने कहा कि सलवा जुडूम में प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जो नक्सल हिंसा से पीड़ित थे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया था कि एसपीओज को हथियारों का उपयोग, कानून और मानवाधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें दिए गए हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए थे। सरकार ने तर्क दिया था कि एसपीओज की नियुक्ति से विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े जहां नौकरियां सीमित थी।
वहीं कोर्ट में तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कहा कि इसकी भूमिका केवल एसपीओ की संख्या की मंजूरी और मानदेय के लिए धन प्रदान करने तक सीमित थी। उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं तैनाती राज्य का दायित्व था। कोर्ट में यह मामला चल ही रहा था कि मार्च 2011 में नक्सल प्रभावित मोरपल्ली, ताड़मेटला और तिम्मापुरम गांव में एसपीओ ने आगजनी कर दी। इस दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याओं के तमाम मामले सामने आए। इसी दौरान स्वामी अग्निवेश पर भी हमला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार के तर्क कोर्ट में कमजोर पड़े और सरकार यह केस हार गई। 5 जुलाई 2011 को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एस निज्जर की बेंच ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने इसे भंग करने और एसपीओ की नक्सल विरोधी गतिविधियों में तैनात पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार से एसपीओ की भर्ती के लिए धन देना बंद करने और एसपीओ से हथियार और गोला बारूद वापस लेने के निर्देश दिए गए। इन्हीं बी सुदर्शन रेड्डी को अगस्त 2025 में विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था और उनके इसी फैसले के कारण अमित शाह ने उन पर नक्सल समर्थन होने का आरोप लगाया था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता ने सलवा जुडूम में शामिल लोगों के भरोसे पर प्रहार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि काफी बड़ी संख्या में हिंसा बढ़ी और सलवा जुडूम के तमाम कार्यकर्ता नक्सलवाद की ओर बढ़ गए। दोस्तों, वहीं आदिवासियों के विस्थापन से वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कई आदिवासी बाहुल गांव जो सलवा जुडूम से जुड़े हुए थे, उन पर एक बार फिर से नक्सलवाद हावी हो गया। रिपोर्ट्स की माने 2005 से 2011 के बीच 1019 ग्रामीण, 726 सुरक्षाकर्मी और 422 नक्सली मारे गए। वहीं 98 एसपीओ की भी मौतें हुई थी। इसके बाद नक्सलियों ने फिर से अपना प्रभाव साबित करने के इरादे से 25 मई 2013 को झीरम घाटी में सलवा जुडूम की शुरुआत में मुखर रहे महेंद्र कर्मा के काफिले पर हमला कर दिया और महेंद्र कर्मा के साथ साथ 23 अन्य कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी थी। इसके बाद नक्सलियों ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने विशेष रूप से कर्मा को निशाना बनाया था। बता दें कि महिला नक्सलियों के एक समूह ने चाकू से गोदकर महेंद्र कर्मा की हत्या की थी। हालांकि बाद में इसकी परतें खुली और छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा सरकार पर आरोप लगा कि राज्य सरकार ने टाटा और एस्सार जैसी कंपनियों के साथ अरबों के समझौते किए थे और आदिवासी एवं नक्सली इन परियोजनाओं में बाधा बन रहे थे। इसीलिए सरकार ने आदिवासियों को मोहरा बनाया और सलवा जुडूम को नक्सलियों को साफ करने का हथियार बनाया गया। दोस्तों, बीबीसी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार के हवाले से लिखा कि सरकार ने सलवा जुडूम को शुरू करने के ठीक पहले राज्य के स्वर्ण गृह मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को हटाकर आदिवासी विधायक रामविचार नेताम को गृह मंत्री बना दिया था, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस तरह का अभियान चलाने से आदिवासियों की अधिक संख्या में मौतें हो सकती हैं। एक स्वर्ण गृह मंत्री सरकार के लिए असुविधा और बदनामी की वजह हो सकता है। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जिन गांवों में आदिवासी विस्थापित हुए, उनमें से कई गांवों को पूंजीपतियों को भी सौंप दिया गया। ऐसे में एक बात साफ है कि यह पूरी तरह से राज्य प्रायोजित अराजकता थी, जिसने सबसे ज्यादा आदिवासियों को प्रभावित किया था। नक्सलियों और सलवा जुडूम दोनों पक्षों ने उन्हें निशाना बनाया। आज भी बस्तर के इन जंगलों में आदिवासियों का उत्पीड़न जारी है। सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा पाई है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार राज्य में सलवा जुडूम 2.0 चला रही है। भले ही उसका रूप बदल गया, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं वही नजर आ रहा है जिसके आरोप सलवा जुडूम के समय भाजपा सरकार पर लगे थे। हाल ही में 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में माओवादी कमांडर माडवी हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। इसके एनकाउंटर पर भी कई सवाल उठे। सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगलों को खाली कराया जा रहा है और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, मई 2025 में कांग्रेस नेता दीपक बैज ने प्रदेश के सीएम विष्णुदेव सहाय पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विकास के नाम पर राज्य को कॉर्पोरेट घरानों का चारागाह बना दिया। कांग्रेस के आरोप अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की 4 बड़ी लौह अयस्क खदानों को प्राइवेट कारोबारियों को 50 सालों के लिए लीज पर दे दिया है। राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अडानी को स्टैब्लिश करने के लिए पूरा खेल रचा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार जंगल पर कब्जे की प्लानिंग कर रही है और अडानी के लिए बस्तर को खाली कराया जा रहा है, नक्सलियों को निशाना बनाया जा रहा है और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, लोग इसे सलवा जुडूम 2.0 कह रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता पर तो सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।